जब कभी आय की बात आती है तो आप मान लीजिए अलग अलग व्यक्तित्व हैं और आपकी आय है आपके हाथ में, आप कुछ कमाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर टीचर हैं, कुछ भी हैं, आपको आय मिल रही है। तो भैया अगर आप एक राष्ट्र के निवासी हैं तो सिंपली पहले समझिए, एक राष्ट्र के निवासी हैं तो आपकी आय जो है, अगर मान लीजिए एक बंदा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हैं एक राष्ट्र में, ये मान लीजिए, तो आय क्या है, ये जो एक दो तीन चार पाँच और छः, ये जो छः लोग हैं इनकी आय को ही जब हम जोड़ लेंगे तो ये भाई राष्ट्रीय आय हो जाएगी हमारी। एक राष्ट्र में अगर छः बंदे रहते हैं तो अब यहाँ भी बात उठती है कि सेवाओं और वस्तुओं को की जो आय, मतलब सेवाएं और वस्तुएं जो दे रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय है। लेकिन इसका फॉर्म कैसे है भाई, हम एक वस्तु या सेवा को कैसे माप सकते हैं, किस रूप में उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो क्या है, मुद्रा। ठीक है, यानी कि आय क्या है, मौद्रिक मूल्य, यानी किसी देश की राष्ट्रीय आय जो होती है वो देश में पूरे साल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होती है। ये जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं तो ये सेवाएं जो दे रहे हैं उसके बदले ये पैसा ले रहे हैं, मान लो कुछ भी ले रहे हैं, 500 इनकी फीस है, 1000 2000 जो भी फीस है, ये सेवा मुद्रा के रूप में है। पुलिस वाला है वो पैसा लेता है, इनकम, इंजीनियर को भी पैसा मिलता है वेतन के रूप में, तो सबके पास पैसा है। तो मौद्रिक जो है आय, वो मौद्रिक आय जो है उसको हम मौद्रिक मूल्य, उनकी सेवा या उनके वस्तु के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जब हम ऐड कर लेते हैं, उनको योग जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय आय हो जाएगी। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रति वर्ष उत्पादित, यानी कि जो वस्तुएं सेवाएं हैं वो प्रति वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष को हम लेते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लेंगे। भाई वस्तु या सेवा को मापने का जो है उसका मूल्य कितना है, मुद्रा के रूप में उसका मूल्य कितना है, उसे हम लेंगे। और अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, भाई यहाँ पे ये जो अंतिम वस्तुएं हैं वो क्या है, हम हमेशा अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही लेंगे। अभी हम इसको क्लियर करते हैं। देश की घरेलू सीमा, विदेशों से अर्जित आय, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपके समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ये मैं आपको अभी स्पष्ट करती हूँ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। जब हम बात करते हैं कि अंतिम उत्पादित वस्तुओं को ही वहाँ पे ऐड किया जाता है राष्ट्रीय आय में, तो इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए किसान है, ये गेहूँ उत्पन्न कर रहा है, अब ये गेहूँ को बेचता है दूसरे बंदे को, दूसरे आदमी को, जो कि इसका आटा बनाता है, ठीक है। लेकिन गेहूँ का दाम यहाँ मिला है ना, यह मान लीजिए गेहूं का दाम 5 रुपये मिला है, एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि 5 रुपये मिला है, ठीक है। फिर इसने खरीदा इसको, फिर आटे को इसने मान लीजिए कि 20 रुपये में बेचा, ठीक, यहाँ पे 20 रुपये निकल गया। अब ये आटा जिसने लिया है, यहाँ पे देखिए खपत नहीं हो रही, यहाँ बात चल रही है ये गेहूं ही आटा बना, और आटा फिर यहाँ पर जा कर के क्या बन जाता है, इस आदमी ने इसे बिस्किट बनाया, ठीक है। तो ये बिस्किट बेच रहा है मान लीजिए 50 रुपये में, तो यहाँ हम केवल 50 रुपये को लेंगे राष्ट्रीय आय में, क्योंकि यहाँ के बाद ये क्या होता है, कंज्यूम हो जा रहा है, ये जो है बिस्किट ये कंज्यूम हो जा रहा है, उपभोग हो जा रहा है और ये ख़त्म हो जा रहा है। तो 50 रुपये में ये 5 और 20 भी शामिल है। यहाँ हम अगर इसे ऐसे जोड़ दें कि 5 + 20 + 50, ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम हमारी कितनी आ जाएगी, 50, 60, 70 और 75 आ जाएगी। जबकि नहीं, ये बार बार यहाँ हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, इस 50 को भी जोड़ रहे हैं, 20 को भी 5, जबकि 5 और 20 इसमें शामिल है पहले से ही। जब भी ये है भाई लागत से ज़्यादा वो बना करके देता है, तो यहाँ पे जो अंतिम ये इसका दाम जो रखता है बिस्किट का, इसमें गेहूं और आटे का भी दाम शामिल है। तो भाई हम यहाँ जब दोहरी गणना कर लेते हैं ना, यहाँ क्या है, दोहरी और तिहरी गणना हो जा रही है राष्ट्रीय आय की। तो इससे बचने के लिए हम किन वस्तुओं का देखते हैं मूल्य, केवल अंतिम उत्पादित वस्तु के अंतिम रूप से क्या उत्पादन है, तो यहाँ बिस्किट का ही हम दाम देखेंगे। ये नहीं कि हम गेहूं को फिर आटे को जब खरीदा गया उसकी दोहरी और तिहरी गणना कर लें। तो अंतिम वस्तु का यही है, अंतिम उपभोग के योग्य वस्तु, जो उपभोग की जाने के लिए एकदम तैयार है उसको। अब हाँ, दूसरी चीज़ है
गेहूं तो खैर कोई नहीं खाता, लेकिन आटा, आटे की खपत मान लो खपत में हो रही है, उपभोग में हो रहा है, उसके बाद आगे इसका कुछ नहीं बन रहा है, तो उस आटे का दाम हम अंतिम उपभोग का मतलब है कि अब भैया ये खत्म हो गया, अब हमारे ये पेट में चला गया है, अब उसका कुछ और नहीं बन सकता। तो अंतिम वस्तु का एकदम सिंपल सा मतलब समझिए कि इसके बाद इसका कुछ नहीं बन सकता, इसके बाद ये कंज्यूम हो जानी है। ठीक है, तो यहाँ हम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या लेते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य का। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि इसमें क्या लिया जाता है, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा और विदेशों से अर्जित आय। भाई देश की घरेलू सीमा और विदेश, राष्ट्रीय आय में क्या लिया जाता है, मान लीजिए आप भारत देश में हैं, ठीक है, ये भारत देश का नक्शा बहुत ही टूटा फूटा मैं बना रही हूँ। मान लीजिए आप भारत देश में, ठीक है, भारत देश में कोई आदमी है, वो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ का आदमी है, मतलब वह भारतीय है। अब देश में आपने देखा होगा कई दूसरे देश के भी लोग कंपनियों में काम करते हैं और उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो घरेलू सीमा के भीतर सामान्य निवासी द्वारा, सामान्य सी जो नागरिकता जिनकी है भारत की, भारत के वो निवासी हैं, भारतीय हैं, उनके द्वारा देश की घरेलू सीमा और विदेशों से अर्जित आय। अब देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग विदेशों में भी अर्जित आय करते हैं, जैसे कि कोई यूएसए है या फिर कनाडा में रह रहा है या फिर सऊदी अरब में, सऊदी में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जाकर के जो आय कमाते हैं, ये पैसा वो क्या करते हैं ये बताइए, वो पैसा ये भारत में ही तो भेजते हैं अपने परिवार के लिए, या फिर जो कमा रहे हैं वो अपने परिवार और अपने पोषण के लिए, तो वो भारत में ही भेजते हैं। तो हमारा आदमी मतलब एक व्यक्ति है, उसका बस इतना समझिए, उसका भारतीय होना जरूरी है। भारतीय वो है, वो चाहे विदेश में कमाए या फिर देश की घरेलू सीमा के भीतर कमाए, वह भारत के लिए ही कमा रहा है, यानी उसकी आय जो है वो राष्ट्रीय आय ही कहलाएगी। तो देश की घरेलू सीमा के अंदर, यानी कि सीमा के अंदर जो कमाई हो रही है एक घरेलू व्यक्ति द्वारा, यानी भारतीय द्वारा, जो देश का नागरिक है उसके द्वारा घरेलू सीमा के भीतर या देश के बाहर भी जो आय उसे प्राप्त हो रही है वह राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि जिस प्रकार हमारे घरेलू सीमा के भीतर भारतीय काम कर रहे हैं, विदेशी भी काम कर रहे हैं, विदेशी नागरिक भी हैं, लेकिन उनकी आय, वो हमारे देश के अंदर उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन वो उत्पादन, वो आय उनकी देश की आय में जोड़ी जाएगी। जैसे हमारे दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं तो हमारी मतलब यहाँ नागरिकता, आप ये चीज़ को याद रख लीजिए, ये जल्दी नहीं बताया जाता, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि आपको याद करने के लिए, नागरिक कहाँ का है, भारत का है तो सारी आय कहीं भी वो कमाए, देश की सीमा के अंदर या बाहर, वो भारत की आय होगी, राष्ट्रीय आय होगी। या फिर एक विदेशी है, वो कहीं भी कमाए, चाहे भारत में चाहे कहीं और, लेकिन उसकी आय उसके राष्ट्र की आय होगी। यानी एक नागरिकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है कि एक बंदा, एक व्यक्ति देश की सीमा के भीतर या फिर बाहर वह कमाई कर रहा है, जिस राष्ट्र का है उसकी आय उसी राष्ट्र की आय में जोड़ी जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, देखिए मेन कॉन्सेप्ट मतलब नेशनल इनकम के भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं, जीटीपी, जीएनपी, एनएनपी, कई होते हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट में पहला हमारा है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी क्या होता है भाई, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक से आप बस इतना समझ लीजिए कि घरेलू उत्पाद, यानी कि देश के अंदर, हमारा घर क्या है, भारत है, देश है, तो देश के अंदर क्या उत्पादित हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे क्या होता है, विदेशों से अर्जित आय को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भौगोलिक सीमा के अंदर, घरेलू सीमा या भौगोलिक सीमा के अंदर किसी वर्ष में की गई उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के पूरे योग को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती है, ये सकल घरेलू उत्पाद है। तो इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, जीडीपी एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या है,
P इंटू क्यू, मतलब क्या, यहाँ पे GDP के तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे आप समझ रहे हैं, और P का मतलब बाजार कीमत, और Q क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं की मात्रा। देखिए अंतिम हमेशा हम ये याद रखेंगे कि जो वस्तु और सेवा है उनका अंतिम उत्पादन का हम यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है इस तरह होता है। अब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को सकल घरेलू आय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका पहला है। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं GDP MP पे मार्केट प्राइस पे जो GDP है उसकी कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगी कि ये क्या होता है। कि पहला क्या है इसकी विशेषता, सामान्य निवासी गैर निवासी द्वारा उत्पादित वस्तु, यानी कि देश के अंदर चाहे आपके भारतीय हो या फिर कोई फॉरेनर हो, वो उत्पादन कर रहा है, सभी को ले लिया जाता है। मतलब इसमें घरेलू सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन करे, यहाँ नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा है मूल्य ह्रास भी शामिल कर लिया जाता है। भाई मूल्य ह्रास का मतलब क्या है कि मशीनों की जैसे घिसावट, गिरावट या मूल्य में कमी, इमारत की टूट फूट, मतलब मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो जो होता है, वो सारी चीज़ें इसमें मूल्य ह्रास जो है वो शामिल होता है, इसमें उसको हटाया नहीं जाता। कीमतें बाजार मूल्य से संबद्ध होती हैं। दूसरा चौथा है कि पुरानी वस्तु के मूल्य को नहीं लिया जाता। पुरानी वस्तु का मूल्य मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये वस्तु, कोई वस्तु अगर पुरानी है तो कभी न कभी इसका उत्पादन हुआ होगा और उस वर्ष के वित्तीय वर्ष में ये शामिल होगी इसकी कीमत, तो इसे नहीं लिया जाता। पुरानी वस्तु नहीं, एक वर्ष में जो चीज़ें उत्पादित हुई हैं उसे ही लिया जाता है। और लाभ हस्तांतरण, जैसे कि पूंजीगत लाभ है, हस्तांतरण भुगतान है, ट्रांसफर मनी वगैरह अन्य तरीक़ों से और भी जो आय होती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। भाई नेट का मतलब होता है विशुद्ध, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो बाजार मूल्य पे है। तो जब शुद्ध की बात आती है तो उसमें से कुछ नहीं करना, केवल ये मूल्य ह्रास या घिसावट को हटा देना है। इसके सहित हमारा GDP था। अब GDP एट मार्केट प्राइस पे जब हम मूल्य ह्रास को हटा देते हैं या घिसावट को, तो फिर वो हमारा शुद्ध हो जाता है। वो चीज़ें हमारी, जब उसमें से खरपतवार और गंदगी हटा दिया यानी मूल्य ह्रास और घिसावट हटा दिया, तो वो हमारा विशुद्ध यानी कि नेट हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मूल्य ह्रास को केवल हटा देना है। और मूल्य ह्रास जैसा अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या आता है, मशीनों की घिसावट, गिरावट, मूल्य की कमी या इमारत की टूट फूट की अनुमानित लागत शामिल होती है इसमें, ठीक है। तो इसे जब हम इससे GDP से घटा देते हैं तो वो हमारा विशुद्ध या शुद्ध आ जाता है, जो कि कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GNP एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे GNP एट मार्केट प्राइस जब हम लेते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब लेते हैं, तो नेशनलिटी की बात आ जाती है। देखिए यहाँ पे ध्यान, इसको मतलब याद करने का भी ट्रिक मैं बताती जा रही हूँ। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनलिटी आ जाती है। तो हमारे, अब देखिए जब इसको हम निकालेंगे तो GDP का सहारा लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता था कि सारी हमारे जो देश में जो भी एक भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन होता था, चाहे वो भारतीयों के द्वारा हो या विदेशियों के, सब कुछ लिया जाता है। तो इसमें से हम प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करके क्या करते हैं, A माइनस B करते हैं। A क्या है, तो हमारे भारतीय जो बाहर में जाके कमा रहे हैं वो आना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और उसमें से माइनस क्या हो जाना चाहिए, विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय। भाई विदेशी जो हमारे यहाँ अर्जित आय कर रहे हैं वो हमें तो देंगे नहीं, भारत सरकार को तो नहीं देंगे, वो अपने देश में देंगे, अपने देश में भेजेंगे। तो उनके द्वारा जो आय है वो B है, जिसको कि माइनस कर दिया जाए। भाई वो वहाँ गई, उनकी आय थी, वहाँ गई उनके साथ। और A जो कि हमारी आय है, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ये है तो विदेश में जाके अर्जित किया, लेकिन हमारे यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि भाई बंदा तो भारतीय है ना। तो यहाँ नेशनलिटी की बात होती है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि GDP जो मार्केट प्राइस पे है उसमें प्लस हम करते हैं भारतीय साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर केवल नेशनलिटी की बात हो रही है कि भाई हमारे बंदे बाहर जाके कमा रहे हैं, लेकिन वो हम प्लस करेंगे अपनी आय में, तो फिर ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, और उनके बंदों द्वारा कमाई गई आय हम वहाँ भेज देंगे। तो हमारा जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा वह इस तरीके से व्यक्त किया जा सकेगा। हमारा चौथा जो कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस।
ठीक वैसे ही जैसे पहले मैंने बताया, ये केवल जीएनपी पे ही डिपेंड होगा। इसमें से क्या घटा दो भैया, मूल्यह्रास घटा दो, कुछ नहीं। जब ग्रॉस को हमें नेट बनाना होता है, जैसे होता है ना कि एक फसल अगर अच्छी है, फसल को अगर विशुद्ध रूप से फसल को निकालना है तो खरपतवार हम हटा देते हैं, तो बस ये मूल्यह्रास वही चीज़ है। मूल्यह्रास को माइनस जब कर देते हैं तो जी जो बन जाता है एन बन जाता है ना। ये मतलब ग्रॉस से हमने सकल पूरे से जितने कंकड़ पत्थर और जितने खरपतवार थे सब निकाल दिया, और ग्रॉस को हमने नेट यानी कि विशुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, विशुद्ध राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय उत्पाद जो है, वो हमें मूल्यह्रास घटाने पर मिल जाता है। ये मूल्यह्रास किससे घटाते हैं, जीएनपी से, सकल से जब मूल्यह्रास हटा देते हैं मूल्यह्रास, तो ये निवल बन जाता है, नेट निवल या विशुद्ध। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे, इसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ये क्या होता है भाई, फैक्टर कॉस्ट पर जब हम एनएनपी को ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष भाई शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से बाजार मूल्य पे जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, अभी हमने तुरंत देखा था ना बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसमें से जब हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो जो राशि प्राप्त होगी, जो राशि मिलेगी वो क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी देश में किसी एक वर्ष में अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं की लागत या उत्पादन के सभी साधनों का भुगतान करने के बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए ये जो एनएनपी हमारा निकला था वो बिल्कुल विशुद्ध था भाई। विदेशियों को हमने उनकी आय दी, हमारे देश के बंदे कहाँ कहाँ से कमा लाए वो हमने जोड़ दिया, तो इसमें हमने जोड़ा था बस यहाँ क्या था, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर, यानी देखिए वस्तु सेवाओं पे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है, तो उसको हम यहाँ पे घटा लें, ठीक है, और सब्सिडी को जोड़ दें। सरकार जो सब्सिडी देती है उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो वस्तु के मूल जो उसका मूल्य है उसको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर से उसका वो बढ़ जाता है दाम और सब्सिडी से उसका घट जाता है दाम। तो यहाँ पे इन दोनों को, अप्रत्यक्ष कर को घटा करके और सब्सिडी को जोड़ करके जो मिलता है हमें, वह क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी देश में किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत या उत्पादन के सभी साधनों का भुगतान करने के बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है, ठीक है, वो क्या प्राप्त हुई, ये उसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या याद करना है, एनएनपी मार्केट प्राइस से हमें क्या घटा देना है, इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या जोड़ लेना है, सब्सिडी। भैया सब्सिडी हमें देखिए ऐसे इसे याद कीजिए कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, वो मार्केट प्राइस पे जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से मार्केट में क्या होता है, कोई एक साबुन या कुछ भी लेने जाओ तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ऐड रहता है। आपने देखा होगा पीछे प्राइस लिखा होता है कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, तो वो अप्रत्यक्ष कर हम दे रहे हैं ना, हम वो साधन की जितनी आय है उसमें प्लस होता है, ये अप्रत्यक्ष कर हम दे रहे हैं, तो यहाँ से उसको आउट करो जो हम घटा रहे हैं, और सब्सिडी जो हमें मिल रहा है उसको प्लस करो। तो ये जब हम कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है। छठा कॉन्सेप्ट सो सिंपल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे हम क्या हटा देते हैं, अप्रत्यक्ष ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट कॉस्ट पे जो चीज़ें थी, मार्केट प्राइस पे जो चीज़ें थी, जीडीपी थी, उसमें से माइनस कर देते हैं अप्रत्यक्ष कर को और प्लस कर देते हैं सब्सिडी को। इस पूरे को मिला करके हम इस तरह से लिख लेते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल यानी शुद्ध रूप से जो परोक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो आ गया भाई। उसमें से सब्सिडी जब हम हटा दिया, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया, तो इन्हें दो रूप में लिख सकते हैं। बस इसको इसमें से ये याद रखिए कि जीडीपी जो ग्रॉस मार्केट प्राइस पे है उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी प्राप्त हो जाएगा।
सातवां जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सेम वही चीज़ करनी है हमें कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में निकालना है, तो फिर मार्केट प्राइस पे जो चीज़ें थी जीएनपी जो मार्केट प्राइस पे थी उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे। मतलब क्या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कि यहाँ से अप्रत्यक्ष कर को माइनस और सब्सिडी को हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को जब भी हम एमपी में बदलते हैं, जब हम मार्केट प्राइस पे जीएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी में बदलते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं अप्रत्यक्ष कर को और सब्सिडी को ऐड कर लेते हैं। आठवां और अंतिम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे जो है उसमें से माइनस कर देते हैं शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मतलब क्या कि अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, और माइनस करते हैं एक और चीज़ को, वो है मूल्यह्रास। यहाँ पे मूल्यह्रास को भी माइनस कर देते हैं। मूल्यह्रास मैंने आपको बताया अभी कि वह क्या है, मशीनों की घिसावट गिरावट, मूल्य में कमी और अन्य जैसे कि बिल्डिंग्स में टूट फूट, इनके एक अनुमानित लागत जो होता है वो मूल्यह्रास होता है। तो जब हम जीटीपी एट मार्केट प्राइस से शुद्ध ह्रास अप्रत्यक्ष कर और माइनस मूल्यह्रास कर देते हैं तो वो हमारा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल आता है। तो ये हमारे 8 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। देखिए कई जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इसके लिए मैंने एक चीज़ इसको निकाला है। आप इससे एक नज़र में कोई चीज़ याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं कि ग्रॉस नेट कब बन जाता है। कई जगह आपने ग्रॉस से नेट देखा, तो ग्रॉस नेट बन जाता है जब ह्रास उसमें से माइनस कर दिया जाए, और नेट ग्रॉस बन जाएगा जब ह्रास को उसमें जोड़ दिया जाए। भाई मैंने ये चीज़ उदाहरण आपको ऐसे भी बहुत ही सिंपल सा दिया कि खरपतवार है ना, ह्रास क्या है आपका, वो खरपतवार है, यानी कि उसमें से जो विशुद्ध अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ वो हैं, तो ग्रॉस में से जब अशुद्धियाँ निकाल दोगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। अब दूसरा है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है तो वो मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस को अगर बदलना हो फैक्टर कॉस्ट में तो इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बार बार मैं बता रही हूँ आपको क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी भी इसमें ऐड है। तो इसमें मार्केट प्राइस में से जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कैसे बदलता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे देश में सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सबका प्रोडक्ट सबकी आय, ठीक है। इसमें से जब हम विदेशियों से अर्जित आय को ऐड कर लेते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। और विदेशों से अर्जित आय को हम जब माइनस कर देते हैं तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है कि हमारे देश के अंदर जो काम कर रहे हैं वो कोई भी हो, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और जब इसमें से हम विदेशों से अर्जित आय को जोड़ लेते हैं, और देखिए शुद्ध कारक आय, यहाँ पे क्या है, शुद्ध कारक, इसको जोड़ना होगा। शुद्ध कारक आय का मतलब यह होता है कि हमारे बंदों के द्वारा, यानी भारतीय के द्वारा विदेशों से अर्जित आय, ठीक है। तो यहाँ पे वो नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट से आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल याद रख सकते हैं और एक नज़र में इसको समझ सकते हैं कि आखिर फैक्ट है क्या, ये भूलना नहीं है, इसीलिए मैंने ये फ्लो चार्ट आपके सामने रखा। इन सारे जो मेन कॉन्सेप्ट थे नेशनल इनकम के, तो इनको समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगी। भाई अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने भी ये उदाहरण से समझाया होगा। इस उदाहरण से अगर आप समझ लेते हैं तो आपके माइंड में ये जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, ये जो 8 कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल ही सेट हो जाने को हैं और वे कभी नहीं भूलना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं एग्जाम्पल से किस तरीके से आप ईजिली समझ सकते हैं इन सारे फैक्ट्स को। मान लीजिए हमें मदें दी गई हैं, जीएनपी मार्केट प्राइस पे है 15,000 करोड़, ये करोड़ में है रुपए, और ह्रास है 1,000, अप्रत्यक्ष कर है 500, सब्सिडी है 150, और विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, जी हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुद्ध आय ना, विदेश से प्राप्त जो शुद्ध आय है वो है हमारी 650। तो हमें अगर ज्ञात करना हो एनएनपी मार्केट प्राइस पर और फैक्टर क्रॉस पे एनएनपी और फैक्टर क्रॉस पे एनडीपी और जीटीपी
मार्केट प्राइस पे। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बस वही सूत्र लगाया करेंगे। यहाँ पे हम पहला जो है एनएनपी मार्केट प्राइस पे करते हैं। हम जानते हैं कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है वह क्या होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस उसमें से ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्रास माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे पहले हम रखेंगे 15,000, फिर माइनस यहाँ कर देंगे 1,000। ठीक है, क्योंकि 1,000 ह्रास हमारा क्या दिया हुआ है, 1,000 दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो 14,000 करोड़ जो आ रहा है निकल करके, यह क्या है, हमारा बाजार मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, क्योंकि हम जानते थे कि इसका जो सूत्र है यह होता है जीएनपी में से, यही जीएनपी यही आधार होता है सबका, जीएनपी में से अगर हम ह्रास को माइनस कर देते हैं तो एनएनपी निकल आता है। अब हम दूसरे फैक्टर की ओर चलते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है हमारा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या होता है, सूत्र जो होता है वह होता है जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस ह्रास और माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, यह सूत्र होता है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जीएनपी मार्केट, पहले मार्केट प्राइस पे जो जीएनपी है वो लिख लेते हैं, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए माइनस ह्रास। ह्रास हमारा कितना था, 1,000 था। ठीक है, 1,000 था, और इसमें से माइनस हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, हमारा 500 अप्रत्यक्ष कर और माइनस हमारी सब्सिडी। ये मैंने अभी आपको सूत्र में बताया है। ठीक है, तो ये पूरा है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 14,000 हमारा, माइनस ये हमारा हो जाएगा 350 रुपये, और जो हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो निकल करके क्या आएगी, वो निकल करके आएगी 13,650 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया 13,650 करोड़ रुपए। ठीक, तो यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हमने क्या किया था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या था कि अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, अनुदान मतलब सब्सिडी। ठीक, तीसरा पता करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि जिसका सूत्र है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस ह्रास हो जाता है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो है वो हमारा हम लिख लेते हैं पहले 15,000। ठीक है, माइनस इसमें से ह्रास हमारा 1,000 हो रहा है, माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, विदेश से प्राप्त जो शुद्ध आय है वो यहाँ दी हुई है 650, और माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, वही बात आ गई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को हम घटा लेते हैं, तो हमारा जो आता है वह यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 माइनस 150। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 13,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13,000 रुपये करोड़। ठीक है, करोड़ रुपए। तो यहाँ पे हम एनडीपी भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे पास ये एक सूत्र है। और इसी तरह हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी निकाल लेंगे, जो कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस से विदेश से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसे निकालने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमारा वही 15,000 है, इसमें से माइनस अगर हम 650 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब हम 650 करते हैं तो 14,350 करोड़। ठीक है, हाँ सही है, 14,350 करोड़ रुपए जो हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। मतलब कि जीएनपी में से हम विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जब हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जीएनपी है मार्केट प्राइस पे, ये सबका आधार बन जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है नेशनल आय पर वो आपको समझ भी आया होगा और बहुत इजीली से इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इतने कंफ्यूजिंग फैक्ट को अगर आप समझ लेते हैं मेरे उदाहरण के द्वारा और मेरे पढ़ाने के द्वारा, तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाना सफल होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे पढ़ाने की सारी नोटिफिकेशन और स्टडी टिप्स, पेरेंटिंग टिप्स की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।